हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 और वो है अपना ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है अपना संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन सबसे पहला टॉपिक अर्थात एससीसी की संकुलन क्षमता पढ़ चुके हैं। अब अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बीसीसी की संकुलन क्षमता। तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ आप लोग उसको समझने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक और वो है बीसीसी की संकुलन क्षमता। अब देखो, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बीसीसी या कायिक केंद्रित घनीय संरचना के अंदर अवयवी कण जो होंगे वो कहाँ पर होते हैं? अवयवी कण इसमें होते हैं आपके 8 कोनों पर और एक अंतः केंद्र पर। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही बात लिखा देता हूँ कि बीसीसी में अवयवी कण, बीसीसी में अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त 8 कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी, काय केंद्र भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। अंतः केंद्र को ही अपन क्या बोलते हैं? काय केंद्र भी बोलते हैं। तो अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्र पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब देखो भाई, अपन यहां पर यदि एक बीसीसी घनीय संरचना को बनाते हैं, काय केंद्रित घनीय संरचना को अपन यहां पर बनाने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए किस प्रकार से अपन इसको बनाते हैं। यहां पर इस तरह से, इस तरह से देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से अपन संरचना को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से अपन ने इसको बना दिया है। इस तरह से, ठीक है भाई। अब देखो, ये संरचना अपन ने यहाँ पर बना दी है। अब अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर, यदि इसको मैं नाम भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, जैसे कि ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं? नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक? तो चलो, तो ये बात अपनी हो गई है यहाँ पर। अब देखो भाई, यदि इस संरचना की अपन चर्चा यहाँ पर करें तो देखो, ये जो संरचना यहाँ पर आपको दिख रही है, इस संरचना में मैं जो गोले लेने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए एकक कोशिका के अंदर जितने भी गोले होते हैं, चाहे वो कोने पर उपस्थित गोले हों, चाहे वो फलक पर उपस्थित गोले हों, चाहे वो अंतः केंद्र पर उपस्थित गोले हों, सारे के सारे गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि निविड़ संकुलन का मतलब ही यही होता है कि अवयवी कणों के बीच कम से कम रिक्त स्थान होगा। अब कम से कम रिक्त स्थान का मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होंगे, एक दूसरे को टच किए हुए होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे अवयवी कण कोई सा भी हो, चाहे वो अवयवी कण कोने पर स्थित हो, चाहे वो अवयवी कण आपका अंतः केंद्र पर हो, चाहे वो फलक के केंद्र पर हो, प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे को क्या किए हुए होते हैं? स्पर्श किए हुए होते हैं। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सही बना लेते हैं अपन, है ना। चलो, तो इस तरह से देखो, अब देखो यहाँ पर अवयवी कण, ये तो आपको समझ में आ गई है अब कि स्पर्श किए हुए होते हैं, मतलब इस कोने पर उपस्थित अवयवी कण, इस कोने पर उपस्थित अवयवी कण और अंतः केंद्र के बीच में उपस्थित अवयवी कण, ये तीनों के तीनों अवयवी कण एक दूसरे को क्या किए हुए होंगे? स्पर्श किए हुए होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यानी ये कौन सा है? अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण है। ठीक है, और ये दोनों
दो कोनों पर उपस्थित अवयवी कण हैं, तो ये एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होंगे। अब देखो भाई, यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी इस कोने से लेकर इस कोने तक की ये जो लंबाई है, यदि इस लंबाई को मैं मान लेता हूं क्या, इस लंबाई को मैंने माना स्मॉल सी, क्या माना इसको, स्मॉल सी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये चीज, चलो मैं लिख देता हूं स्मॉल सी। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस लंबाई को मैं क्या मान लूँ, स्मॉल सी मान लूँ, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल सी मैंने माना है, तो इस स्मॉल सी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है। एक तो इस गोले की त्रिज्या आ रही है r, इस गोले की तो दोनों त्रिज्या आ रही है तो आर आर हो जाएगा, और इस गोले की केवल एक त्रिज्या आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो इस सी जो होता है, ये सी यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है कि सी जो है इसमें एक आर ये आ रहा है, दो आर ये आ रहे हैं और एक आर ये आ रहा है, यानी कि चार आर इसके अंदर आते हैं। तो इसीलिए अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि सी बराबर क्या होगा, 4r होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, 4r होता है। ये यहाँ पर आ गया, आगे बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, अब देखो भाई, यहाँ पर ये C तो मैंने यहाँ पर देख लिया है कि ये 4r के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये C वाली दूरी ही निकालनी है। इस C वाली दूरी की मुझे क्या करनी है, गणना करनी है। अब सुनो ध्यान से, इस C वाली दूरी को अपन कैसे निकालें, इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, तरीका। अब तरीका क्या है वो, तो देखो आप लोग ये तो अच्छे से जानते हैं कि जितने भी वर्ग की जितनी भी भुजाएं होती है उन सभी को अपन a मानते हैं। यानी कि ये जितनी भी भुजाएं हैं वर्ग की, ये सारी की सारी क्या होगी, a भुजाएं होगी, a लंबाई की भुजाएं होगी। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई, ठीक है ना। अब सुनो, ये चीज तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस C को निकालने के लिए अपन यहां से एक विकर्ण डालते हैं इस फलक के ऊपर, विकर्ण डालते हैं इस फलक के ऊपर। अब देखो भाई, विकर्ण अपन ने यहां पर इस फलक के ऊपर डाला, इसका नाम अपन दे देते हैं B। क्या नाम दे देते हैं अपन यहां पर, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, यदि ये B आप लोगों को पता है, यानी आप लोग यदि इस B को निकाल लें, ए आपको पता है, ये लंबाई आपको पता है, यानी कि ये आप लोग निकाल लें, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें कि ये बी आप लोग निकाल लें, ए आपको पता है ये वाली लंबाई, तो क्या फिर ये अपन ये निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल पाएंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बी को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो भाई देखो अपन त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये त्रिभुज ले लेते हैं अपन, क्योंकि आपको दो भुजाएं यहाँ पर पता है, इस वाले को आप लोग निकाल सकते हैं। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, DEF। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज DEF से, अब देखो त्रिभुज DEF से अपन बात करें तो इसमें यदि मैं इसको कर्ण मानूं तो DF का स्क्वायर बराबर, इसको आधार मान लेते हैं तो DE का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लंब तो EF का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो DF क्या था, DF था आपका B, यानी B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E या DE कौन है, A है, A का स्क्वायर प्लस EF कौन है, ये भी A है तो A का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब इस B का स्क्वायर हटाएंगे अपन तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी रूट में 2A स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं A स्क्वायर का रूट तो क्या होता है, A होता है, और 2 का रूट कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो B का मान क्या आ जाएगा, A√2 अपने पास B का मान आ जाता है। यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई। अब देखो भाई इस चीज को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं। अब देखो B का मान आप लोगों ने निकाल लिया है, कितना आ गया है, A√2 आ गया है। अब देखो B का मान आपके पास आ चुका है, ये A वाला मान आपको पता है, तो देखो
यदि अपन बात करें इस त्रिभुज के बारे में, तो इस त्रिभुज में आपको क्या पता है, ये वाला मान पता है, ये वाला मान पता है, तो ये निकाल सकते हो क्या? जी सर, आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा त्रिभुज लगाएंगे अब अपन? ADF, ठीक है ना। तो त्रिभुज ADF से अब देखो इसमें निकालना क्या था अपन को? C निकालना था ना भाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि सॉरी ये रहा AF। हाँ, तो AF का स्क्वायर बराबर, इसको आप मान लो आधार, इसको मान लो लंब, तो क्या हो जाएगा? DF का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो भाई, यहां पर AF कौन है? C है, तो C का स्क्वायर बराबर DF कौन है भाई? DF है B, यानी B का स्क्वायर प्लस AD कौन है? AD है आपका A, तो A का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? अब सुनो, B स्क्वायर का मान आप लोग निकाल चुके थे पहले। देखो B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर था, तो इस B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2A स्क्वायर। तो चूंकि यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3A स्क्वायर आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे, इसका C का स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? रूट 3A स्क्वायर आ जाएगा, और A स्क्वायर का रूट तो कितना आएगा? A आ जाएगा, और 3 का रूट कितना आ जाएगा? रूट 3, यानी कि C का मान आ जाएगा आपके पास A रूट 3 आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? अब चूंकि आप लोगों ने एक चीज निकाली थी कि C क्या है? 4R के बराबर है, क्योंकि C बराबर क्या है? 4R है, तो यहां से क्या हो जाएगा? C की जगह क्या रख दूंगा मैं? 4R रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा? A रूट 3। अब देखो भाई, अपन को निकालना है A, ठीक है, तो इस रूट 3 को इसके नीचे ले आता हूं मैं, यानी यहां से, चलो इसको अपन यहीं पर लिख देते हैं आगे की तरफ। तो देखो यहां से A अपन को निकालना है, तो इस रूट 3 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो 4R अपॉन रूट 3 अपने पास आ जाएगा, यानी A का मान अपने पास आ चुका है। ठीक है भाई, यही मान आपको चाहिए था, किसके लिए? संकुलन क्षमता निकालने के लिए। अब देखो भाई, बात कर रहे हैं अपन किसकी? BCC। तो BCC में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या n बराबर कितनी होगी भाई? बोलो। BCC में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब तो आप लोग क्या कर देंगे? बस पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या होता है बोलो भाई? n इंटू 4/3 पाई r³ बटे a³ इंटू क्या करना है? 100 आपको करना है। तो कर लेते हैं सोल्व। n का मान कितना है? 2 है, इंटू 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 अपन रखते हैं, इंटू r³ एज इट इज यहाँ पर रख देंगे, बटे a³। अब देखो a का मान अपन ने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि इस फॉर्मूले में अपने पास क्या है? a है, और अपन ने ये जो सारा काम किया है ना यहाँ पर, ये किसके लिए किया है? अपन ने इस a का मान निकालने के लिए किया है। तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करें कि अपन ने ये जो सारा काम यहाँ पर आगे किया था, ये किसके लिए किया था? ये किया था अपन इस a के मान को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप लोग त्रिभुज DEF में पाइथागोरस लगाएंगे और b का मान निकालेंगे। उसके बाद त्रिभुज ADF में आप लोग पाइथागोरस लगाकर आप लोग क्या करेंगे? c का मान निकाल लेंगे, और फिर आप लोगों को यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? a का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसको अपन यहाँ पर रखेंगे, और क्या रखेंगे यहाँ पर? 4R अपॉन रूट 3 का होल क्यूब हो जाएगा, इंटू क्या करना है? 100 आपको करना है। तो सोल्व कर देते हैं भाई। 2 को 4 से गुणा किया, 8/3 इंटू 22/7 इंटू r³ बटे, अब देखो 4 का क्यूब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 64 r³ बटे 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 3√3 होता है,
तो ये चीज अपने पास आ चुकी है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 8/3 इंटू 22/7। अब देखो आर क्यूब से तो आर क्यूब यहीं पर कैंसिल कर दो, ठीक है ना। आगे सोल्व कर लेते हैं तो 22/7। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जब इसको गुणा में लिखेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3√3 बटे क्या हो जाएगा 64 इंटू क्या करना है 100 आपको करना है। तो भाई सोल्व कर लेते हैं। 8 से ये कितनी बार, 8 से 8 बार 64 होता है, कैंसिल हो जाएगा। 3 से अपना 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या मान आ गया है, ऊपर तो आ गया है 11√3 इंटू 100 तो ऊपर आ गया है, बटे नीचे क्या है 7 चौक 28 अपने पास आ चुका है। और इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 68%। क्या आएगा 68%, यानी बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% प्राप्त होती है, जो आप लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये था अपना बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। एक बार आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था अपना बीसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ और अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, और वो है अपना कौन, एफसीसी की संकुलन क्षमता, यानी कि लास्ट अपन बात करेंगे संकुलन क्षमता के अंदर एफसीसी के बारे में। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग उसको समझें और साथ के साथ लिखने का प्रयास भी करें, नोट करने का प्रयास भी आप लोग करें। ठीक है भाई, चलो तो इस प्रकार से बीसीसी की संकुलन क्षमता अपन ने निकाल ली है। अब बात करेंगे अपन तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो है एफसीसी। अब सुनो ध्यान से, चाहे आप लोगों से एफसीसी पूछा जाए, चाहे आप लोगों से एचसीपी पूछा जाए, चाहे आप लोगों से सीसीपी पूछा जाए, तीनों की संकुलन क्षमता सेम ही होती है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी की संकुलन क्षमता, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन तीनों की संकुलन क्षमता क्या होती है, सेम ही होती है। इसलिए आप लोगों को वो कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफसीसी बोले, एचसीपी बोले, सीसीपी बोले, तीनों की संकुलन क्षमता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को जो है यहाँ पर समझना है। अब देखो, आप आगे अपन बात करें तो एफसीसी में आप लोग अच्छे से जानते हो इस बात को कि एफसीसी में अवयवी कण, एफसीसी में अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त, 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एफसीसी में अवयवी कण जो होते हैं वो 8 कोनों के ऊपर तो होंगे से, उसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब चर्चा करें अपन यहाँ पर कि जैसे एफसीसी है ये वाली, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पर, तो एफसीसी जो है इस तरह से, ये एक एकक कोष्ठिका अपन ने बना ली है। अब इसको नाम अपन दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, चलो भाई, अब देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं एफसीसी के बारे में, तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, फलक के बारे में बात करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ये वाला फलक काम में ले लेते हैं अपने लिए। ठीक है ना, ये वाला फलक अपन काम में ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर। अब देखो
इसमें अवयवी कण कहाँ होगा इस फलक में? दो तो होंगे कहाँ पर? इन कोनों पर अवयवी कण होंगे और एक कहाँ होगा? फलक के केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस प्रकार से अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही चीज है कि यदि अपन यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को देखें, यदि यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को अपन देखें तो ध्यान से आप लोग जब इस दूरी को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? देखो कि इसके अंदर भी एक आर तो इसका आ रहा है, दो आर इसके आ रहे हैं और एक आर इसका आ रहा है। ठीक है, यदि इसके यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई को यदि अपन मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई को अपन b मान लेते हैं और आप लोग जानते हैं ये तो भुजाएं हैं, तो क्या होगा? a इसका मान होगा। तो आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ये वाला त्रिभुज अपन काम में ले लेते हैं। तो देखो भाई त्रिभुज ABC से, तो देखो त्रिभुज ABC की अपन बात कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कर्ण। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर कोई से भी एक को मानो, इसमें से और इसमें से कोई से भी एक को आधार मान लो, कोई से भी एक को लंब मान लो। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो भाई AC का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। BC कौन है? A है, यानी A का स्क्वायर प्लस AB कौन है? ये भी A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो उधर क्या आ जाएगा? रूट में अपने पास 2A स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो A स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? A, और 2 का रूट हो जाएगा √2। ठीक है, अब B का मान आपको पता है, चूंकि ये B 4R के बराबर होता है, तो चूंकि आप लोग लिख सकते हैं B बराबर होता है 4R, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4R बराबर A√2 अपने पास आ गया है। अब अपन को तो चाहिए था A का मान, तो भाई A का मान निकालो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 4R बटे √2, ये अपने पास A का मान आ गया। और अब अपन को संकुलन क्षमता निकालने के लिए एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? अवयवी कणों की संख्या, तो उसको भी लिख लेते हैं। FCC में अवयवी कणों की संख्या n बराबर 4 होती है। भाई ना, ध्यान रखना है इस चीज को। कितनी होती है? n बराबर 4 होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? n इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100 आपको करना है। तो देखो भाई निकालते हैं। n का मान कितना है? 4 होता है। ठीक है, इंटू 4/3 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू r क्यूब अपॉन, अब देखो a क्यूब की जगह a का मान क्या है अपने पास? 4r अपॉन √2 है, तो ये a का मान अपन रख देंगे, इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं। 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब बटे, अब देखो 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा, r का क्यूब r क्यूब होगा, बटे √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा। ठीक है ना, इंटू क्या करना है? 100। तो r क्यूब से तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई? 16/3 इंटू 22/7 इंटू ये चीज़ क्या हो जाएगी? उल्टी, तो 2√2 अपॉन 64 इंटू 100 अपन करेंगे। 16 से ये 64 कितनी बार? 4 बार कैंसिल। 2 से ये 4 कितनी बार? 2 बार कैंसिल। और 2 से 22 कितनी बार कैंसिल? 11 बार कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा अपने पास? 11√2 बचा, इंटू 100 है, बटे 7 इंटू 3 बचा, यानी कि 21 आपको करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 74%, यानी 74%।
ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखें, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना संकुलन क्षमता का टॉपिक जो पूरी तरह से यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।